नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा वर्मा है और पेशे से मैं एक टीचर हूं और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक सरकारी स्कूल में पोस्टेड हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आई हूं वो मेरी लाइफ में हुए एक ऐसे भयानक और दिल दहला देने वाले डरावने हादसे की कहानी है जिसकी डरावनी यादें आज भी मेरी आंखों के सामने तैरती रहती हैं। दरअसल ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब मेरा ट्रांसफर एक छोटे से गांव भटपुरा में हुआ था। ये गांव शहर से बहुत दूर खेतों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही कम आबादी वाला गांव है, जहां मुझे अब पढ़ाना था। शुरुआत में मुझे लगा था कि ये ट्रांसफर कुछ महीनों की बात होगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहां जाकर मैं ऐसे चक्कर में फंसी कि जो मैंने वहां देखा और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या जो मैंने देखा वो रियल जिंदगी में पॉसिबल है? क्या अतृप्त आत्माएं वास्तव में होती हैं? और अगर वो सब झूठ, अंधविश्वास और मेरी आंखों का वहम ही था, तो फिर आंखों देखा सच झूठ कैसे हो सकता है? अब मेरी इन सब बातों को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या ये बातों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाने लग गई। तो इन सब उलझी हुई बातों को सुलझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में कुछ और बता दूं, जो आगे की इस कहानी को समझने के लिए आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि मैं मैनपुरी जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। घर में हम 2 भाई और 2 बहन हैं। मेरे पिताजी खेती करते हैं और माँ हाउसवाइफ हैं, जिन्होंने हम भाई बहनों को बड़ी ही लगन से पाला पोसा है। मेरे बड़ा भाई विकास भी टीचर हैं और छोटा भाई आकाश भी एक अच्छी फर्म में टेक्नीशियन है। साथ ही मेरी बहन तनीषा ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट पर है और मैं सबसे छोटी हूं। मुझे बचपन से ही टीचर बनने का शौक था, इसलिए मैंने बीएड करके सीटेट और टेट भी पास कर लिया और पहले ही प्रयास में बिल्कुल नजदीक के गांव में ही मेरी जॉब लग गई। कहने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी ने खेती का काम करते हुए भी हम सब लोगों को पढ़ा लिखा कर अच्छे मुकाम तक पहुंचा दिया और मेरे को छोड़कर इस वक्त तक उन्होंने बाकी के सभी भाई बहनों की शादी भी कर दी है। अब मेरी पहली पोस्टिंग तो मेरे गांव के बिल्कुल नजदीक वाले गांव में ही हुई थी, लेकिन 2 साल के बाद मेरा ट्रांसफर दूर दराज के एक गांव भटपुरा में हो गया। ट्रांसफर की खबर मुझे एकदम अचानक से ही मिली थी। अब ट्रांसफर की खबर सुनते ही सभी घर वाले मेरे को लेकर काफी टेंशन में आ गए थे और मेरी मम्मी तो मुझसे कह रही थी कि इतनी दूर कैसे रहोगी, वो भी अकेली, और वो स्कूल भी गांव के बाहर है। तुम यही की कोई जगह क्यों नहीं देख लेती? मैंने जवाब दिया, मम्मी सरकारी नौकरी है, जहां भेजेंगे जाना ही पड़ेगा, उसमें डर की क्या बात है? वहां भी इंसान ही रहते होंगे, उनके बीच रहने में क्या है? मैं कोई जंगल में रहने तो नहीं रही हूं ना, ज्यादा फिक्र मत करो, फिर कोई परेशानी होगी तो मैं आपको फोन कर दूंगी। माँ ने बस सिर हिला दिया, पर उनके मन में चिंता थी। मैं समझती थी, मैं घर में सबसे छोटी हूं तो मेरी सबको परवाह है। मैंने उसी गांव में जाकर रहने का फैसला कर लिया। मेरी मम्मी ने मेरे साथ में ढेर सारे लड्डू, मठरी और बेसन में मूंगफली के दानों की नमकीन बनाकर रख दी और मुझे भेजने पिताजी को मेरे साथ कर दिया। भटपुरा पहुंचने में ही पूरा दिन लग गया। बस स्टेशन से गांव तक कोई ढंग की सड़क नहीं थी। ट्रॉली में बैठकर स्कूल तक जाना पड़ा। रास्ते में दोनों ओर सिर्फ खेत ही खेत थे। उनके बीच में खेत पर फसलों की रखवाली के लिए बनवाए गए इक्का दुक्का घर थे जो किसी पेंटिंग की तरह लग रहे थे। स्कूल गांव में ही लगता था, लेकिन एकदम बाहर की तरफ था। लेकिन उसके चारों तरफ बबूल जामुन और नीम के पेड़ थे, जिन पर जंगली लताएं लिपटी हुई थीं। टूटा फूटा सा एक गेट लगा था, उसमें लोहे की जाली लगी थी और अंदर एक पुराना सी इमारत थी। उसमें 4 कमरे थे, एक स्टाफ रूम था और पीछे एक कमरा जो लंबे समय से बंद पड़ा था। उसे ही मुझे रहने के लिए साफ करवाया गया। स्कूल के पीछे ही तालाब था। स्कूल के प्रधानाचार्य राधेश्याम जी ने पूरा स्कूल मुझे और मेरे पिताजी को दिखाया। स्कूल अच्छा था, लेकिन मेरे पिताजी को सुरक्षा की निगाह से स्कूल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने प्रधानाचार्य से पूछा कि स्कूल में रात में कौन कौन रहता है? अकेली लड़की रात में यहां कैसे रहेगी? मेरे पिताजी की इस बात पर प्रधानाचार्य ने कहा कि पहले चौकीदार और चपरासी यहां रुकते थे, पर बाद में लापरवाही होती गई। जांच करने कोई आता नहीं है, इसलिए वे लोग घर चले जाते हैं। रात में यहां कोई नहीं रुकता। अगर आपको यहां रुकना अच्छा नहीं लगता तो गांव में या 15 किलोमीटर दूर कस्बे में रहने का इंतजाम कर सकते हैं। मेरे पिताजी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो फिर मैं कस्बे में ही कुछ व्यवस्था करता हूं।
उनकी बात सुनकर राधे श्याम जी ने कहा, लेकिन कस्बे से यहाँ आने की कोई सवारी की व्यवस्था नहीं है। 2 ऑटो चलते हैं और अब बैटरी रिक्शा भी चलने लगे हैं, मगर वे 8 बजे कस्बे के अड्डे पर आते हैं और फिर सवारी भरते भरते लगभग 10 बजे निकलते हैं। उनका आने जाने का कोई पक्का टाइम नहीं है। उनकी बात सुनकर पिताजी बोले, तो फिर यही रहना पड़ेगा, लेकिन आप ही बताइए कि अकेली लड़की का यहाँ रहना सेफ है? आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि आप कुछ व्यवस्था करवा दीजिए। मैं इसीलिए साथ में आया हूँ। अगर सही इंतजाम हो जाए तो मैं बेफिक्र होकर वापस जाऊं। यह आपका इलाका है तो आप मदद कर सकते हैं। राधे श्याम जी उनकी बात सुनकर सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, आप एक पिता हैं, इसलिए आपकी चिंता जायज है। वास्तव में नया अनजान इलाका हो तो मन में इनसिक्योरिटी तो रहती ही है। मैं आपकी पूरी मदद करूं। फिलहाल आपकी बात सही है। अगर सीमा जी स्कूल में रहना चाहेंगी तो मैं यहां भी सेफ्टी का फुल इंतजाम करवा दूंगा। मेरे अंडर में 2 लोग हैं, एक तो चपरासी रामलखन और दूसरा चौकीदार मायाराम है। मैं इनका स्कूल में रहने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। दूसरी गांव में 2 विधवाएं रहती हैं, रामवती और जमुना काकी। ये दोनों भी प्रधान जी ने स्कूल में लगवाई हैं। ये मिड डे मील बनाती हैं। ये दिन रात स्कूल में सीमा जी के साथ रह सकती हैं। अभी इस कमरे में आज पुताई भी करवा देते हैं। जब तक ये इंतजाम नहीं होता है तब तक सीमा जी प्रधान जी के मेहमान खाने में रह सकती हैं। आप फोन करके और वीडियो कॉल करके देख लेना। अगर आपको सही लगता है तो ये स्कूल में रह सकती हैं। राधे श्याम जी की ये बात पिताजी को बहुत अच्छी लगी। फिर हम लोग प्रधान सोनेलाल के यहाँ गए। मैंने स्कूल की कंडीशन के बारे में और अपने रहने की समस्या के बारे में बात की। उन्होंने मेरी सारी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि जल्दी आकर स्कूल में प्रधानाचार्य से बात करता हूँ। स्कूल की बाउंड्री सही नहीं है, कोई भी कूद कर आ सकता है। उस रात हम लोग उनके यहाँ ही रहे। सुबह मैं स्कूल पहुंची तो रास्ते में कुछ खास नहीं था। हल्की धूप थी। गांव की औरतें सरकारी नल से पानी भर रही थी। कुछ बच्चे खेतों की ओर दौड़ रहे थे। मुझे स्कूल का पुराना गेट दिखाई दिया। वो एक तरफ से टेढ़ा हो चुका था, जैसे किसी ने उसे कई बार जबरदस्ती खींचा हो। मैंने अपने कंधे पर टंगे बैग को ठीक किया और स्कूल में कदम रखा। अभी स्कूल में कोई आया नहीं था। वहां अजीब तरह का सन्नाटा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्कूल का टाइम हो चुका था, फिर भी कोई आया क्यों नहीं था। चिड़ियों की आवाज भी पास से नहीं, जैसे थोड़ी दूर से आ रही थी। हवा एकदम थमी हुई थी। स्कूल का दरवाजा आधा खुला था। लकड़ी की दरारों से पुराना रंग झड़ चुका था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो जैसी डरावनी आवाज आई, वो आवाज अब तक कानों में बसी है। अंदर घुसते ही मुझे सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी एक ठंडी परछाई सी हवा, जैसे कोई मेरे बगल से मेरे बहुत पास से होकर गुजरा हो। मैंने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे डर लगने लगा। इतनी मनहूसियत तो मैंने अब तक किसी स्कूल में नहीं देखी थी। मेरा मन हुआ कि मैं यहां से लौट जाऊं और किसी को साथ लेकर आऊं, क्योंकि उस वक्त मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। क्लासरूम में घुसते ही मैंने खिड़की खोली। इसके साथ ही धूल का एक गुबार उड़ गया। साथ में हल्की सी सड़े हुए कागज की महक आई। मैंने झाड़ू उठा ली और फर्श साफ करने लगी। तभी पीछे से कोई आहट हुई और मैं फिर से बहुत जोर से चौंकी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और खौफ के कारण मेरे चेहरे पर पसीना छलक उठा। ये किसी के चलने की आहट नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो और उसने अपनी कुर्सी खिसकाई हो। मैंने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि नया स्कूल है और ये पुरानी बिल्डिंग है, ऐसे आवाजें तो आती ही रहती हैं। लेकिन फिर मैंने एक और दरवाजा खोला जो स्टाफ रूम वाला था। मैं चौंक कर एकदम पीछे हट गई। यहां से सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आई और एक ठंडी लहर सी मेरे सीने के आर पार निकल गई। सच कहूं तो उस वक्त मैंने मन में सोचा, क्या ये जगह ठीक है? फिर मैं वहां से चली आई। मैंने स्कूल की घंटी बजाने के लिए रस्सी खींची और मैं फिर से चौंकी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पीछे से रस्सी खींच ली हो। वो हिली ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरा मन हुआ कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और तीसरी बार जब मैंने जोर से खींचा तब जाकर टन की आवाज आई। लेकिन घंटी के साथ ही क्लासरूम के कोने में रखी एक कुर्सी अपने आप थोड़ी सरक गई। मैंने साफ देखा कि वहां कोई हाथ नहीं था, फिर भी कुर्सी खिसकी थी। मैंने डर से चीख पड़ी, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन मेरी ही आवाज वहां गूंज गई और किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैं डर से पसीना पसीना हो गई। मैंने मन ही मन में अपने इष्ट को याद करते हुए हिम्मत बांधी
और जमीन पर लटकता हुआ दुपट्टा अपने गले में लपेटा और बैग से रजिस्टर निकाला, और जैसे ही उसे स्टाफ टेबल पर रखा कि पीछे से किसी के सांस लेने की धीमी आवाज आई। मैं ऐसे चौंक पड़ी जैसे मुझे बिच्छू ने काट लिया हो। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजे के कोने पर मुझे एक छाया ऐसी दिखाई दी जैसे कोई दुबला पतला बच्चा झांक रहा हो, पर जब मैं दौड़कर वहां पहुंची तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से चिल्लाई, कौन है यहाँ, सामने आओ, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उस दिन स्कूल में कोई और नहीं आया, ना कोई बच्चा, ना कोई गांव का आदमी और ना स्कूल का स्टाफ। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ का स्कूल स्टाफ भी कामचोर और नालायक है। मुझे कल शाम को ही स्कूल की चाबियां, सारे रजिस्टर मुझे ऐसे सौंपे गए थे कि जैसे मैं स्कूल में रहने नहीं आई हूं, बल्कि यहाँ की मालिक बनकर आई हूं। शाम को स्कूल टाइम खत्म होने के बाद ताला लगाते वक्त मुझे लगा जैसे कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मेरे बिल्कुल नजदीक मेरे कंधे पर जैसे किसी की सांस महसूस हुई। मैंने चौंक कर बिजली की तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन एक बात तय थी कि मैं यहाँ अकेली नहीं थी। तब कौन था यहाँ जो दिख नहीं रहा था? ये ख्याल मन में आते ही मैं डर से सहम उठी। अभी तक तो मैं इसी ख्याल में थी कि कोई बच्चा मुझे छिपकर डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कंफर्म हो गया था कि मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। अब मेरा डर के मारे वो हाल था कि मैं सरपट वहां से भागी। मैं वापस प्रधान जी के मेहमान खाने में आ गई। पिताजी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा कि अगर पिताजी को यह डरावना एक्सपीरियंस सुनाऊंगी तो वो चिंता करने लगेंगे, जो उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वे डायबिटीज और बीपी के मरीज थे। मैंने पिताजी से कहा, अब आप जाइए, जब स्कूल बिल्कुल सेफ और सही हो जाएगा तभी मैं वहां जाकर रहूंगी। आपको वीडियो कॉल करके स्कूल की सब व्यवस्था दिखाऊंगी, और जब जरूरत हो तो आप फिर से आ जाना। मेरी बात सुनकर पिताजी चले गए, लेकिन जाते जाते कह गए कि जरूरत हो तो तुरंत फोन करना। अगले दिन मैं स्कूल गई। मैंने फोन करके सारे टीचर्स को स्कूल में बुलाया था। प्रधानाचार्य जी को भी मैंने अर्जेंटली आने को कहा था। आज सभी लोग आए थे। मैंने सभी टीचर्स से कहा कि आपको स्कूल में डेली आना चाहिए, वरना मैं डिप्टी से शिकायत करूंगी। इस बात पर मुझसे सब टीचर नाराज होने लगे और बोले कि तुम्हें क्या है, क्यों इस पंगे में पड़ती हो, हम प्रधान जी से शिकायत करेंगे। जब वो कुछ नहीं कहते तो तुम कौन सी अफसर लगी हो हमारे ऊपर। इस बात पर मैं आगबूला हो उठी। यही तो मेरी खासियत है कि मैं जुझारू तबीयत की हूं। मेरे पिताजी और माँ ने झूठ और अन्याय के आगे झुकना नहीं सिखाया है। मुझे संस्कार में मेहनत और ईमानदारी मिली है। मैंने साफ साफ बता दिया कि आप लोग ये ना समझें कि मैं यहाँ अकेली और अबला हूं। मेरे भैया के साले बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। अगर गलत बिहेव किया तो नाप दिए जाओगे। मैं कल पूरे दिन यहाँ अकेली स्कूल में रही। यहाँ कोई कानी चिड़िया तक नहीं दिखी। मैंने एक एक एक्टिविटी के वीडियो बनाकर अपने भैया को भेजे हैं। सोच लो कार्यवाही हो सकती है। अब मुझे मालूम हुआ कि स्कूल क्यों नहीं चलता है। इस बीच किसी ने फोन करके प्रधान को भी बुला लिया था। वे कब आकर खड़े हो गए और मेरी बातें सुनने लगे, ये मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन उन्हें मेरी पहुंच और मेरे तेवर से सदमा जरूर पहुंचा था। उसका असर यह हुआ कि उन्होंने प्रधानाचार्य जी से कहकर तुरंत अपने मनरेगा के काम में लगे हुए मजदूर बुलवा लिए और बाउंड्री ऊंची करवा दी। बड़ा और मजबूत गेट जो स्कूल के लिए ही आया था वो भी लगवा दिया गया। मेरे वाले कमरे और बरामदे में पुताई करवा दी। साथ ही साथ में रामवती और जमुना काकी को स्कूल में ही रहने के लिए कह दिया। चपरासी और चौकीदार से भी वही रहने के लिए कह दिया, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर के गांव से कभी कभार ही आते थे। लेकिन अब उनका आना जरूरी कर दिया गया। अब खतरे की कोई बात नहीं थी। दोपहर का खाना मिड डे मील में ही हो जाएगा। सवेरे नाश्ता और रात का खाना बनाना था, बस उसके लिए स्कूल का किचन ही इस्तेमाल होगा। यही प्रबंध किया गया था जो सुविधाजनक भी था। अब इतने काम और इंतजाम से ही स्कूल में रौनक आ गई। अब वो पहले की तरह मनहूस नहीं लगता था। अब मैंने गांव की तरफ ध्यान दिया। वहां बहुत शांति थी, लेकिन लोग मुझे अजीब नजरों से ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं किसी और दूसरे ग्रह से आई हूं। ऐसा लगता था कि जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। मेरे स्कूल के मास्टर जी गिरीश सर ने मुझसे कहा, सीमा जी, यहाँ स्कूल में बच्चे कम ही आते हैं, और जो आते हैं वो भी हफ्ते में 2-3 दिन, इसलिए अब ज्यादा उम्मीद मत रखिए। इस बात पर तो मैंने भी गौर किया था कि अच्छा खासा स्कूल है, तो इतने बच्चे कम क्यों आते हैं। हर क्लास में 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी कभी कभार आते हैं, डेली नहीं आते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ
मेरे घर का माहौल ऐसा है कि हर चीज बड़ी कड़ी मेहनत से हासिल की गई, इसलिए मेरे मन में भी यही भावना रहती है कि जो भी काम करो मन से और लगन से करो। मैं शुरू से ही टीचर बनने का सपना देख रही थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है। मैंने मन ही मन में सोचा कि अभी ऐसी बातें कर लो, फिर देखना एक दिन यही स्कूल बच्चों से भरा हुआ होगा। मैं स्कूल का कायाकल्प कर दूंगी। आखिर बच्चे सरकारी स्कूल से नाम कटवा कर निजी पब्लिक स्कूल में क्यों जाते हैं, प्राइवेट स्कूल क्यों चलते हैं? क्योंकि वहां रेगुलर पढ़ाई होती है, वहां का माहौल अच्छा होता है। अगर ये सरकारी स्कूलों में कर दिया जाए तो यहाँ बच्चे क्यों नहीं आएंगे? अब इसी स्कूल को देख लो, देखने से ही मनहूस लगता है। जाने कब से दीवारों में पुताई नहीं हुई। बरसात और धूप में दीवारें धुल धुल कर बदरंग हो गई हैं। ग्राउंड में झाड़ झंकाड़ उगा हुआ है। यहाँ मिड डे मील में भी घोटाला होता रहता है और इसमें प्रधानाचार्य के साथ प्रधान भी मिले हुए हैं। अगर इनसे कुछ कहा तो सीधी सीधी उनसे लड़ाई मोल लेनी होगी। ये सारी बातें सोचते सोचते मैंने गिरीश से पूछ लिया कि आपको पता है कि यहाँ बच्चे क्यों नहीं आते हैं? लेकिन उन्होंने इसका कोई अच्छा सा जवाब नहीं दे पाया और वे बोले, इसका रीजन तो तुम्हें धीरे धीरे खुद ही मालूम पड़ जाएगा। अभी थोड़ा रुको और जब यहाँ का माहौल देखोगी तो फिर सवाल नहीं करोगी। हम लोग भी यहाँ बस टाइम काट रहे हैं क्योंकि सरकारी नौकरी है, इसलिए यहाँ से रिजाइन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा बंधन नहीं होता तो हम लोग यहाँ से कब के चले गए होते। उनकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ऐसी अजीब अजीब बातें सुनकर मैं सोचने लगी कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जो ये लोग बात नहीं रहे। हर तरह से यही मालूम पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है। खैर कोई बात नहीं, वो जब टाइम आएगा तो पता चल ही जाएगा। मैं मन लगाकर अपना काम करने लगी। मैंने पहली क्लास से 5 क्लास तक के बच्चों के नाम की लिस्ट निकाली। मैंने सभी रजिस्टर चेक किए और बच्चों के नाम नोट किए और उसमें यह भी देखा कि कौन से बच्चे रेगुलर आ रहे हैं और कौन से बच्चे नहीं आते, और अगर आते हैं तो कितने कितने दिनों के बाद आते हैं। तो सबसे पहले मैंने उन बच्चों के यहाँ जाने की सोची जो बिल्कुल ही नदारद थे। उनमें से एक बच्चे के घर में आज गई तो मुझे पता चला कि वो अपने माता पिता के साथ खेत पर काम करने गया है। मैं वहां से लौट आई। अब मैंने बच्चों से जान पहचान करने की सोची। मैं जिस दिन के बारे में बताने जा रही हूं वो स्कूल में मेरा पहला हफ्ता था। पहले दिन की हल्की सी डरावनी झलक के बाद मैंने सोचा था कि शायद सब कुछ मेरे दिमाग का वोम था। इस बीच में मैंने कई बच्चों के घर जाकर उनको स्कूल आने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। सुबह स्कूल पहुंची तो देखा कि कुछ बच्चे बिना ड्रेस के आए थे, कुछ के पास बैग ही नहीं था। वो लड़कियां प्लास्टिक की थैली में कॉपी लेकर आई थी। उनके क्लास में बैठते ही मैं पूछने लगी, ड्रेस पहनकर क्यों नहीं आई? स्कूल बैग कहाँ है? क्या पिछली बार मिला नहीं था? उन्होंने मना कर दिया कि कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने पूछा कि खाना मिलता है? उन बच्चों ने कहा कुछ भी नहीं मिलता है। मेरी इतनी पूछताछ देखकर उन्होंने पूछा, मैडम आज खाना मिलेगा क्या? मैंने मिड डे मील के किचन की तरफ देखा। रसोइये का बस्ता पड़ा था पर आदमी गायब था। मैंने कहा खाना मिलेगा। उस दिन मैंने अपने आप रामवती और जमुना काकी से खाना बनवाकर बच्चों को खाना खिलाया। उनको टॉफियां भी बांटी। बच्चों में कुछ जोश दिखने लगा था, लेकिन स्कूल के इस रवैये पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने रामवती और जमुना काकी से पूछा कि तुम दोनों लोग तो खाना बनाने वाली लगी हो, स्कूल में फिर खाना क्यों नहीं बनाती हो? इस पर इन्होंने कहा वो सब किताबी बातें हैं, खाली कहने के लिए हैं। मुझसे एक दिन भी खाना नहीं बनवाया गया है। मैंने जाकर खुद स्कूल का रिकॉर्ड चेक किया। बच्चों की कुल गिनती 75 थी पर उपस्थित सिर्फ 12 थे, वो भी मैं उनको लाई थी। उसी दोपहर जब मैंने बच्चों को पढ़ाकर खाली वक्त में मिड डे मील वाले रजिस्टर उठाए तो देखा हर रोज 75 बच्चों का खाना बनने का रिकॉर्ड था। राशन आया था पर बना नहीं था। लिखा था खिचड़ी, दाल भात, फल दूध, और हकीकत में बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। मैं शाम को गांव के प्रधान से मिलने चली गई। हालांकि उन्होंने मेरे लिए सारी सुविधाएं करवाई थी, पर मैं स्कूल के लिए ही तो यहाँ आई थी, तो स्कूल के सुधार के लिए मुझे बोलना ही था। मैंने बहुत सीधी भाषा में कहा, स्कूल में मिड डे मील नहीं बन रहा, बच्चे बिना ड्रेस बैग के आ रहे हैं, स्कूल की दीवारें उखड़ी हुई हैं, कुछ तो करिए। आखिर राशन तो आपके ही अंडर में आता है, उसके बाद स्कूल में जाता है। वो चुपचाप मेरी बात सुनते रहे, फिर बोले, मैडम आप पढ़ाइए, बाकी हम देख लेंगे। बहुत दिन से स्कूल में कोई बोलने वाला नहीं था, अब सब कंट्रोल में हैं। आप भी जुबान पर ताला लगाकर रखिए। अगर यहाँ आराम से रहना है तो
नहीं तो फिर अपने अंजाम की आप खुद जिम्मेदार होंगी। मुझे उनका जवाब कचोट गया। मैंने साफ साफ कहा, कंट्रोल की बात छोड़िए, ये बच्चों के हक की चोरी है। मैं ये रिपोर्ट ब्लॉक में भेजूंगी। उनकी आंखों में पहली बार नाराजगी दिखी। वे धीरे से बोले, आपको गांव में रहना है तो थोड़ा समझ के चलिएगा, बहुत सी बातें कहने की नहीं होती। मैं लौट आई। मैं बहुत परेशान थी। सच पूछो तो मैं मन ही मन डर भी रही थी कि इस अनजान जगह पर कोई कुछ नुकसान न पहुंचा दे। मैंने अपने भैया को सारी बातें फोन पर बताई। उन्होंने भी यही कहा, तुम डरो मत, अपना काम करो, अगर कोई धमकाता है तो तुरंत मुझे बताना। मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। उसी रात एक और अजीब बात हुई। मैं स्कूल के क्वार्टर में अकेली थी। रामवती और जमुना काकी ग्राउंड में थी। इस वक्त चपरासी और चौकीदार प्रधानाचार्य के इशारे पर काम कर रहे थे। अभी उन्होंने रेगुलर आना शुरू नहीं किया था। मेरे कमरे की खिड़की खुली थी, बाहर से हवा आ रही थी और तभी किचन के कोने में रखा स्टूल जोर से गिरा। मैं भागकर वहां गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैं लौटी तो देखा स्कूल की रजिस्टर वाली अलमारी आधी खुली पड़ी थी। ये देखकर मैं चौंक पड़ी। उसे तो मैंने दोपहर में बंद किया था, उसकी चाबी भी मेरे पास थी। मैं बुरी तरह से डर गई। एक तो मैं पहले से ही टेंशन में थी, ऊपर से ये डरावनी घटनाएं मुझे और डरा रही थी। मैं तेजी से ग्राउंड में गई। मैं रामवती और जमुना काकी के पास जाकर बैठ गई। मेरी ऐसी हालत देखकर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुझसे पूछा, क्या हुआ मैडम? उनकी बात को मैंने बढ़ाना सही नहीं समझा और मैंने कहा, कुछ नहीं, प्रधान मुझे धमका रहे हैं। अब या तो ये स्कूल सही होगा या मैं यहां से ट्रांसफर करवा कर चली जाऊंगी। वे दोनों मुझे समझाने लगी और बोली, चलिए मैडम, अब खाना खा लीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मुझे इन दोनों की बातों से बहुत तसल्ली मिली। हम लोग खा पी कर सो गए। अगले दिन सवेरे सवेरे मैं चाय पी रही थी तो शोर सुनाई दिया। गांव के कुछ लड़के स्कूल की बाउंड्री के बाहर खड़े थे। एक ने आवाज दी, मैडम बहुत तेज बन रही हैं, देखिएगा, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है यहां। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मामला गंभीर हो रहा है और मैं गलत जगह फंस गई हूं। मैंने तुरंत भैया को फोन किया। वे भी टेंशन में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं, अगर तुम्हारा वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, अभी का हाल बताती रहना। अब वे लड़के गालियों पर उतर आए थे। रामवती ने और ज्यादा डरा दिया। वो बोली, ये गांव के छंटे हुए गुंडे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आज तो इन्होंने शुरुआत की है, अभी देखो ये आगे कितना परेशान करे। मैडम, आपने बेकार में प्रधान जी से पंगा ले लिया। चींटी और हाथी का क्या मुकाबला। अनजाने में मेरे मुंह से निकला, अगर चींटी हाथी की सूंड में काट ले तो हाथी भी मर जाता है। अचानक उनकी आवाजें आनी बंद हो गईं, तो रामवती और जमुना काकी ने डरते डरते बाहर झांक कर देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई। गालियां देने वाले और धमकाने वाले गुंडे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उनका तमाशा देख रहे गांव वाले भी सकते में थे कि इनको क्या हुआ है। कुछ लोग उन लोगों के घर खबर करने चले गए। उनके घर वाले आकर उनको उठा ले गए और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरे गांव में यह खबर बिजली की तरह दौड़ गई कि मैडम को धमकाने गए गुंडे रहस्यमय ढंग से बीमार हो गए हैं। वे अपने शरीर से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। तीसरे दिन मैं स्कूल में पहुंची तो प्रधानाचार्य साहब आए। अब तक तो कभी दिखे नहीं थे। मैंने सारी बात बताई, मिड डे मील, बच्चों की कमी, स्कूल की हालत, सबके बारे में कहा। वो मुस्कुराए, फिर बोले, मैडम आप नई हैं, यहां सब ऐसे ही चलता है। स्कूल की मरम्मत के पैसे तो कब के आ चुके हैं, लेकिन यहां मजदूरों को कौन देगा। मेरे पांवों तले जमीन खिसक गई, यानी सारा खेल ही सेट था। प्रधान और प्रधानाचार्य दोनों मिले हुए थे। अब मैंने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। मैंने उस दिन ही सारे फोटो और सबूतों के साथ ब्लॉक ऑफिस में शिकायती मेल भेज दिया। शाम को मैं स्कूल लौटी तो देखा स्कूल की छत पर कोई हलचल थी। मैं ऊपर गई पर कोई नहीं था, सिर्फ छोटे छोटे पांवों के मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने चलकर छोड़े हों। रात में अचानक स्कूल की घंटी खुद ब खुद बज गई। मैंने खिड़की से झांका पर वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज एक बार नहीं 3 बार बजी। रात में मैं सो रही थी। अचानक आधी रात को मेरी आंखें खुली। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है, तो मैंने सोचा मैं खिड़की खोल दूं। खिड़की खोलने के लिए जैसे ही मैं उठी और खिड़की के पास पहुंची कि मैं बुरी तरह से चौंक पड़ी। मुझे लगा कि वहां कोई खड़ा है।
मैंने देखा तो वो एक बच्चे की छाया थी। उसने बड़ी भयानक आवाज में कहा, मैडम, मैं जो कहूं वही करना, वरना देख लेना, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, नहीं करूं तो तुम क्या जबरदस्ती मुझे करवा लोगे? मैं नहीं करूंगी। उसने कहा, ठीक है। फिर मैं सो गई। मुझे सपने में ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घसीट रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे चेहरे पर कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर तालाब की काई और जलकुंभी थी। मैं तालाब के अंदर पड़ी हुई थी। मैं बुरी तरह से चीखने लगी। जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैं जलकुंभी में फंस गई। फिर धीरे धीरे मैं किसी न किसी तरह से अपने आप को निकाल पाई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मारे लग रहा था कि मेरी जान ही निकल जाएगी। किसी न किसी तरह से मैं तालाब के किनारे आ पाई। मैं पूरी तरह से भीगी हुई थी। मैं जैसे ही खड़ी हुई ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं वहां से भाग खड़ी हुई और सीधे अपने कमरे में आई। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने सोचा, हो चुकी नौकरी, अब सवेरे होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। अपने भाई को फोन करूंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। उसके ठीक अगले दिन प्रधान जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें बुखार, उल्टी और रात भर बेहोशी रही। उनकी दवा चलती रही पर उन्हें पूरे 2 दिन होश नहीं आया। 2 दिन के बाद होश आया भी तो जाने क्या बड़बड़ा रहे थे। लगता था कि उनका मानसिक संतुलन हिल गया है। उसी रात प्रधानाचार्य साहब सीढ़ियों से गिरकर पांव तोड़ बैठे। गांव में चर्चा फैल गई। नई मैडम कोई तांत्रिक हैं शायद, कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन रामवती और जमुना काकी ने गांव में सच्ची बात बता दी, जिससे गांव वालों की श्रद्धा मेरे लिए बढ़ गई। इधर मैं सोच रही थी कि गांव को छोड़ दूं कि तभी गांव से कई लोग बच्चों को लेकर आए और मुझे नमस्ते करके कहने लगे, मैडम, हम अपने बच्चों का दाखिला करवाने आए हैं। आप पहली टीचर हो जिसने स्कूल और बच्चों के बारे में सोचा है। आपने स्कूल को सुधारने की कोशिश की। आपके अंदर बच्चों को पढ़ाने का जज्बा है। सच्चे दिल से उनके भविष्य के लिए सोचती हो। तभी सीधे सीधे प्रधान जी और गुंडों से भी लड़ाई मोल ले ली। अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हम अपने बच्चों को यही पढ़ाएंगे। हम आपके साथ हैं। आपको कोई परेशान करेगा तो हम आपका साथ देंगे। अब मेरा हौसला बढ़ गया और मुझे लगा कि अब मेरी मेहनत रंग लाने लगी है। अचानक ये बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसका मतलब मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शुरुआत हो चुकी थी। वे गांव के लड़के जो मुझे धमका रहे थे, दोनों बुखार में तप रहे थे। एक को रात को दौरे पड़ने लगे। अब स्कूल का रहस्यमय डर धीरे धीरे स्कूल के बाहर भी फैल रहा था। इन सब के बीच मैंने स्कूल को सही करना शुरू किया। अपने पैसे से दीवारों का उखड़ा हुआ प्लास्टर लगवाया। स्कूल को हल्के पीले और नीले रंग से रंगवाया। दीवारों पर बच्चों के फूल, तितली, रंग बिरंगे अल्फाबेट्स पेंट करवाए। बच्चों के लिए एक छोटी सी फुलवारी तैयार की। गेंदे, गुलाब और तुलसी के पौधे बच्चों से लगवाए। जब बच्चों ने दीवारों पर अपनी खुद की बनाई तस्वीरें देखी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। ग्राउंड में उगी झाड़ियों को साफ करवाकर वहां बच्चों के खेलने के लिए साधन इकट्ठे किए और झूला लगवा दिया। अब मिड डे मील बनने लगा। मेरे साथ मास्टर भी खाते थे वहां। एक दिन एक बच्चा बोला, मैडम, अब ये स्कूल अच्छा लगता है, पर मुझे अब भी एहसास होता था कोई है जो ये सब देख रहा है। हर बार जब दीवार पर ब्रश चलता था या पौधे में पानी दिया जाता था, जैसे कोई दूर खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा हो। लेकिन ये मुस्कान सुकून वाली नहीं थी, ये तूफानी थी। उसके पीछे कुछ अधूरी ख्वाहिश थी। अब गांव वालों को भी यकीन होने लगा था। नई मैडम सिर्फ पढ़ाने नहीं, स्कूल को फिर से स्कूल बनाने आई हैं। अब बच्चों की संख्या बढ़कर 42 हो चुकी थी। हर दिन 1-2 बच्चे और जुड़ जाते थे। कुछ बच्चे खुद से आते थे। उनके माता पिता अब उन्हें स्कूल भेजने लगे थे। मिड डे मील अब वाकई में मील बन चुका था। दाल, भात, सब्जी, कभी कभी फल और दूध भी बच्चों को मिलता था। एक दिन एक छोटा बच्चा कमल मेरी मेज पर आ बैठा और धीरे से बोला, मैडम, अब स्कूल अच्छा लगता है। पहले तो डर लगता था। मैं मुस्कुराई पर उसके शब्द कानों में अटक गए। मैंने उससे पूछा, क्यों, पहले डर क्यों लगता था? वो बड़ी मासूमियत से बोला, मैडम, मास्टर साहब मारते थे ना, और स्कूल भी अच्छा नहीं था। बड़ी घनी घनी झाड़ियां थी यहाँ। एक बार सांप भी निकला था। और मैडम, यहाँ बड़ी बड़ी मूंछों वाले, लाल लाल आंखों वाले मोटे मोटे आदमी ताश खेलते थे। और मैडम, वे यहाँ बैठकर दारू भी पीते थे। पहले मैं भी राजू और बंटी के साथ पढ़ने आया था तो उन्होंने हम लोगों को भगा दिया था,
मासूम बच्चे की इस बात से मुझे एहसास हो गया कि दुनिया भर के गलत काम करने के लिए स्कूल का इस्तेमाल होता था। पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल बंद रहता था, केवल कागजों में चल रहा था। अब मेरे यहां से तभी सबको तकलीफ थी। अगली सुबह मैं स्कूल आई तो चौंक पड़ी। मैंने देखा कि क्लासरूम की सफाई पहले से हो चुकी थी। मैं रोज अपने आप झाड़ू लगाती थी। ऐसा नहीं था कि वहां कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं था, लेकिन मुझे किसी की सफाई ही समझ में नहीं आती थी। मैं उतने से बीच में अपने आप ही झाड़ू लगाती थी, क्योंकि काम वाली जगह को मैं पूजा का स्थान समझती हूँ। मेरे मन में कभी छोटे बड़े किसका ख्याल आया ही नहीं। पर आज साफ सुथरी जमीन पर एक कोने में पानी का हरा मग भी रखा था। मैंने चौंक कर चपरासी से पूछा, ये किसने सफाई की? वो बोला, मैं तो अभी आपके सामने आया। मैडम, मुझे नहीं पता। मैंने फिर क्लास के एक कोने में देखा। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से शुभ प्रभात लिखा था। लिखाई में एक अजीब मासूमियत थी, जैसे किसी बच्चे ने लिखा हो। यह भी अजीबोगरीब ऐसी ही घटना थी जैसी अभी तक चलती आ रही थी। उसी दिन शाम को कुछ बच्चों को मैंने स्कूल के पिछवाड़े के बगीचे में फूलों में पानी डालते देखा तो मैं खुश हो गई। मैंने उनसे पूछा, तुम लोगों को यहां पानी डालने किसने भेजा है? मेरी बात का सुनकर वो बोले, मैडम, एक लड़का मेरे पास आया था, वही बोला, चलो फूलों में पानी डालते हैं, मैडम खुश हो जाएंगी। उनकी बात सुनकर मैं फिर से चौंक पड़ी। सवेरे भी यही हुआ था। मैंने उनसे कहा, कौन लड़का? लेकिन बच्चों ने कंधे उचका दिए और बोले, मैडम, पता नहीं वो कहाँ चला गया, वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ वो देखने में कैसा लगता था? बच्चे याद करने लगे, फिर बोले, मैडम वो पतला दुबला लड़का था, और फिर मैडम हमने उसे इतना ध्यान से देखा भी नहीं, बस पौधों में पानी डालने चले गए। मैं मायूस होकर लौट आई। उस रात मेरी नींद टूट गई। कुछ आवाजें आ रही थीं। मैंने ध्यान से सुना। ऐसा लगा जैसे कोई पानी से भीगे पांव लिए चला आ रहा हो। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कुछ भी नहीं था, पर स्कूल के बरामदे में छोटे छोटे पांवों के पानी के निशान बने हुए थे। मैंने लाइट जलाई और वो निशान गायब हो गए। मैंने रामवती और जमुना काकी को जगाया और उन्हें सारी बात बताई। वे लोग भी डरने लगे। फिर काफी देर रात तक हम बातें करते रहे। मुझे रामवती ने रोहित नाम के लड़के के बारे में बताया कि वो गांव से गायब हो गया है। कभी कभी वो तालाब और स्कूल के इर्द गिर्द दिखता है। मैं बहुत देर तक उस अनदेखे और अनजाने बच्चे के बारे में सोचती रही। बहुत रात के बाद मुझे नींद आई। अब प्रधान जी होश में थे और बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन अब स्कूल के मामले में भूल कर भी बात नहीं करते थे। लोग बताते हैं कि उन्हें सपने में किसी बच्चे ने आकर डराया था कि अगर स्कूल में मैडम को परेशान किया तो अगली बार जान गंवानी पड़ेगी। ठीक यही सपना प्रधानाचार्य को भी आया था। प्रधानाचार्य के तो अभी प्लास्टर ही चढ़ा हुआ था। वो छुट्टी पर थे और गांव के गुंडे अब बिल्कुल सीधे हो गए थे, क्योंकि उनको भी वही सपना आया था। अब बच्चे खुद से पढ़ाई में रुचि लेने लगे थे। मैंने बच्चों को 3-3 के समूह में बांटा और हर हफ्ते रंगीन नोटबुक इनाम में देने लगी, जो मेरी अपनी जेब से आती थी। कुछ माएं स्कूल में आकर पूछती, मैडम क्या आज खिचड़ी है या चावल? मेरा बेटा पूछ रहा था। ये सुनकर मन तृप्त हो जाता था। स्कूल की एक पुरानी दीवार अब भी टूटी हुई थी। सारी दीवारें बन गई थीं, लेकिन स्कूल की ये दीवार अभी भी कुछ टूटी हुई थी, जहां से पिछला मैदान और तालाब दिखाई देता था। मैंने तय किया इसे भी ठीक करवाना होगा। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसे ठीक करवा दूं, लेकिन कारीगर जो तय किए थे वो अगले दिन आए ही नहीं। पर सुबह जब मैं स्कूल आई तो देखा कि वहां दीवार अधबनी थी। कुछ ईंटें जुड़ी थी, प्लास्टर का एक कोना भी लगा हुआ था। मैं चौंक गई। मैंने सबसे पूछा कि ये किसने किया, पर कोई नहीं जानता था कि किसने काम किया। अब तो ये साफ था कि कोई है जो मुझे देख रहा है, मेरी मदद कर रहा है, पर छुपकर। लेकिन अभी भी बहुत सी बातें सामने आनी बकाया थीं, क्योंकि ये तो केवल शुरुआत थी। दूसरे दिन सुबह मैं जैसे ही स्कूल पहुंची, मुझे एक दुबला पतला लड़का गेट के बाहर खड़ा मिला। उसकी उम्र करीब 12-13 साल रही होगी। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? स्कूल क्यों आए हो? उसने कहा, मैम मुझे पढ़ना है। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किस क्लास में हो? वो बोला, मेरा नाम रोहित है, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, बस पढ़ना है। उसका जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये कोई गरीब बच्चा होगा। उससे मेरा दिल पसीज गया। मैंने उससे कहा, अच्छा ठीक है, क्लास में आ जाओ। मैंने कहा। वो चुपचाप क्लास में आ गया।
पूरे दिन कुछ नहीं बोला, बस ध्यान से पढ़ता रहा। बाकी बच्चे उससे कोई बात ही नहीं करते थे, न ही वो किसी से बोलता था। मुझे ये बात खटकी, लेकिन पहले हफ्ते में ऐसी कई बातें नजरअंदाज करनी पड़ी। अब रोहित हर दिन स्कूल आने लगा। कभी गेट पर पहले से खड़ा मिलता, कभी स्कूल के पीछे से आता। मैंने उसे कभी किसी के साथ नहीं देखा, ना माँ बाप, ना कोई दोस्त। मैंने कई बार उससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो, घर कहाँ है तुम्हारा? लेकिन हर बार मुस्कुरा देता और कहता, यही पास में ही रहता हूं। धीरे धीरे वो मेरी मदद भी करने लगा। ब्लैक बोर्ड साफ करना, बच्चों की लाइन लगवाना, पानी की बोतल भर लाना, वो सब कुछ करता, जैसे मेरा असिस्टेंट बन गया हो। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा। गांव के माहौल में अकेलापन बहुत था और उसका होना थोड़ा सुकून देता था। अब मुझे यहां डर भी नहीं लगता था। इसलिए रामवती और जमुना काकी से भी मैंने कह दिया था कि तुम दिन में गांव में जहां चाहो आराम से घूम फिर सकती हो। तुम्हारा मन बहल जाएगा, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद रात का खाना बनाना होता है और रात में मेरे साथ रहना पड़ता है, और नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल चली आती हूँ और वे दोनों दिन भर खाली बैठे बैठे ऊबती रहती हैं। अब दिन के टाइम रोहित भी आ जाया करता था। एक दिन स्कूल के बाद गांव की दो औरतें मिलने आईं, गंगा देवी और महेश की दादी। दोनों गांव की पुरानी औरतें थीं। महेश की दादी बोली, मैडम आपको कोई लड़का परेशान तो नहीं कर रहा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है। एक रोहित नाम का लड़का है, बड़ा अच्छा है, पढ़ने आता है, थोड़ा काम भी करवा देती हूँ। उन दोनों का चेहरा एकदम सख्त हो गया। गंगा देवी ने फुसफुसाकर कहा, अरे माई, वो लड़का तो साल भर पहले ही मर गया। मैं हंस पड़ी और बोली, आप क्या बात कर रही हो, वो तो रोज आता है। महेश की दादी की आंखें फैल गईं। वो बोली, मैडम, उसकी फोटो अब भी उसके घर की दीवार पर माला के साथ टंगी है। उसकी मौत के बाद से कई लोगों ने उसे स्कूल के आसपास देखा है। मुझे याद आया कि एक बार रामवती ने भी मुझे रोहित न के लड़के के बारे में बताया था कि वो गायब हो गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा शायद ये औरतें किसी और की बात कर रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि गांव के गुंडे पप्पू पहलवान और रामदीन ने उसे मारा है। सब लोग पीछे पीछे बातें करते हैं। मैंने हाना में बात टाल दी, पर मन नहीं माना। दूसरे ही दिन मैं खुद उसके घर की ओर चल पड़ी, जो गांव के एक कोने में था। जब मैं उसके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे पर पुकारा तो अंदर से एक कमजोर और पतली दुबली औरत ने झांक कर देखा। मैंने उससे पूछा, रोहित का घर यही है? वो चुप रही, फिर बोली, आप अंदर आ जाइए। वो अंदर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गई और कहा, आपने जवाब नहीं दिया। वो मुंह पर साड़ी का पल्लू रखकर रोने लगी। उसने सिसकते हुए बताया, हाँ, ये रोहित का घर है, लेकिन वो अब नहीं रहा। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? वो तो रोज स्कूल आता है, यही रहता है ना? उस औरत ने अंदर इशारा किया। आइए देख लीजिए। मैं अंदर गई। सामने दीवार पर एक फोटो टंगी थी। वो रोहित की तस्वीर थी। माथे पर लाल टीका लगा था। फोटो के नीचे फूलों की माला थी। मैं हक्का बक्का रह गई। ये तो वही है, मैंने मन ही मन में कहा। तो क्या मैं रोहित की आत्मा से मिली हूं? ये सोचते ही मुझे चक्कर आया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे अपने चेहरे पर ठंडा ठंडा महसूस हुआ तो मैंने आंखें खोली तो देखा कि रोहित की मां मेरे चेहरे पर पानी छिड़क रही थी। उसने चिंता भरी आवाज में पूछा, मैडम, आप ठीक तो है ना? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मेरे दिल में खौफ भरा हुआ था। मैं झटके से उठ बैठी और डरते डरते पूछा, उसे क्या हुआ था? वो कैसे मरा? उस दुखियारी औरत ने कहा, उसे किसने मारा था, कैसे मारा था, ये कोई नहीं जानता। पुलिस भी आई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी तो लाश भी नहीं मिली थी। ऐसा कहकर वो फिर से रोने लगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने अपना पर्स उठाते हुए कहा, अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। मैं जल्दी से वहां से निकल आई। मैंने फिर वापस मुड़कर भी नहीं देखा। उस शाम जब मैं स्कूल लौटी तो कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर रोहित बैठा हुआ था और ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा था। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मर चुके हो? वो पलटा, हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं मैम, मैं तो पढ़ने आता हूं बस। मैंने हिम्मत करके पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रूह को कपा दे। वो ना तो इंसानी मासूमियत थी, ना डर था, बस केवल शांति थी। लेकिन वो शांति डर से भरी हुई थी। उस रात पहली बार मैंने अकेले कमरे में सोने से डर महसूस किया। मुझे लगने लगा कि कोई मेरे पास बैठा है।
देख रहा है। सुबह उठते ही बगल वाले बरामदे से रामवती की आवाज आई, मैडम जी चाय बना दी है, गरम है, अभी पी लो। मैं बाहर निकली। गांव की सुबह अब थोड़ी अपनी लगने लगी थी। हवा में धूल कम थी, बच्चे भाग रहे थे और मुर्गे बांग दे रहे थे। मैंने चाय की पहली चुस्की ली तो रामवती खुद आकर बैठ गई और बोली, मैडम जी आप तो अकेली रहती हो, घर की याद नहीं आती? मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले आती थी, अब तो आदत सी हो गई है। वो धीरे से बोली, कल मैंने सपने में रोहित को देखा, मैं एकदम चौंक गई। क्या? हाँ मैडम, वो कह रहा था, चाची मुझे स्कूल के पीछे से निकाल लो, बहुत ठंड लग रही है। रामवती ने आगे कहा, मैं तो सपना समझ के टाल देती, पर पप्पू की मौत के बाद से दिल घबरा रहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि पप्पू की मौत से क्या मतलब है। तो रामवती ने बताया कि रोहित को मारने वाले हथियारों में पप्पू पहलवान मेन था। एक दिन पप्पू पहलवान अपने घर से गायब हुआ और वो यहीं तालाब में डूबा हुआ पाया गया। उसका गमछा उसके गले में कसा हुआ था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नोच डाला हो या मछलियों ने खा लिया हो। रात भर वो तालाब में पड़ा रहा। दूसरे दिन जब उसकी लाश फूल गई और ऊपर उतरा कर आई, तब लोगों ने देखा और उसे निकाला। लेकिन वो कैसे मरा, किसने मारा, वो आज तक पता नहीं चला। सब दबी दबी जुबान से यही कहते हैं कि उसे उसी लड़के रोहित की आत्मा ने मारा है। उसके एक हत्यारे पप्पू पहलवान की मौत हो चुकी है। अब आगे देखो क्या होता है, किसका नंबर आता है। मैं ये सारी कहानी सुनकर सन्न रह गई। इसका मतलब था कि मैंने एक हांटेड स्कूल में कदम रखा था और मैं उसके चक्रव्यूह में फंस गई थी। गांव में शाम को एक रस्म होती है। मंडई सब औरतें कटोरी चम्मच लेकर बैठती हैं, मटर छीलती हैं, गप्पे हाँकती हैं। मैं भी वहां बैठ गई। शांति ताई बोली, मैडम जी आप तो खूब पढ़ी लिखी हो, ये आत्मा प्रेत पर यकीन करती हो? मैंने हंसकर कहा, ताई आत्मा हो या ना हो, डर तो जिंदा लोगों से ज्यादा लगता है। सब हंसी में लग गई। ललिता बहू बोली, लेकिन मैडम एक बात बताऊं, हमारे खेत के पास का कुआं है ना, वहां रोज रात एक बच्चा घूमता है, सांवला और थोड़ा टेढ़ा खड़ा होता है। मेरे हाथ से कटोरी गिर गई। ये तो रोहित की बात कर रहे हैं सब। अगले दिन स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे थे, तब रामदीन पहली बार स्कूल में आया। उसके हाथ में बंडल था, गले में सोने की चेन थी, चेहरे पर वही पुरानी घमंड की लकीर थी। वो मुझसे अकड़ कर बोला, मैडम जी सुना है आप पप्पू की मौत के पीछे किसी की आत्मा का नाम ले रही हो? मैंने धीरे से कहा, मैं बस सच जानना चाहती हूँ। सच की तलाश बड़ी खतरनाक होती है मैडम, कई बार जान भी चली जाती है। उसकी धमकी सुनकर बच्चे सहम गए। वो चला गया, लेकिन जाते जाते मुझे ऐसे देखा जैसे उसकी आंखों में आग भरी हो। शाम को मैंने हिम्मत जुटाई और अकेले स्कूल की पीछे की तरफ गई। वहां घास बहुत ऊंची थी और कीचड़ जमा था, लेकिन वहां तालाब के किनारे एक जगह साफ साफ नरम मिट्टी दिख रही थी, जैसे हाल ही में खोदी गई हो। मैंने लकड़ी से खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में एक खाकी रंग की शर्ट का कोना नजर आया। मैंने जल्दी जल्दी खोदा और फिर मेरी सांसें रुक गईं। एक छोटा सा बच्चे का कंकाल और पास में स्कूल की कॉपी पड़ी थी। कॉपी में लिखा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैंने रूपा दीदी की हत्या देखी थी। मैं बदहवास होकर स्कूल के कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। मैं रो रही थी। तभी कांच की खिड़की से कुछ झलका। मैंने पीछे देखा, रोहित खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आपने मुझे ढूंढ लिया मेम, अब बाकी बचा है मेरा इंसाफ। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या रामदीन ने मारा था तुम्हें? वो बोला, मैंने देखा था कि पप्पू ने रूपा दीदी का गला घोंट कर मारा। मैं उस दिन स्कूल में अकेला था, वहां से आ रहा था। तभी स्कूल के पीछे वाले कमरों में मुझे कोई हलचल सुनाई दी। मैंने उधर घूम कर देखना चाहा तो मुझे दिखाई दिया कि पप्पू पहलवान रूपा दीदी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। रामदीन भी वहीं था। जब मैंने कहा कि मैं पुलिस को बताऊंगा तो उन्होंने मुझे भी खत्म कर दिया। मेरी आंखें बंद हो गई थी, पर उसमें और भी लोगों की आवाजें आ रही थीं। रूपा दीदी गांव के एक गरीब घर की लड़की थी। वे सबके घर में चौका बर्तन करके कुछ पैसे कमा लेती थी। उनकी माँ लगभग अंधी हो चुकी थी। उनके मरने के बाद उनकी अंधी माँ भी मर गई थी। उसकी बातें सुनकर मैं चुप थी। मुझे खामोश देखकर वो बोला, अब वो मेरा आखिरी काम है। मैम, मेरी लाश को निकालिए और सच सामने लाइए। अगली सुबह मैंने पुलिस को बुलाया। मैंने बड़ी मुश्किल से खुदाई कराई। वहां एक बच्चे का कंकाल निकला।
साथ में स्कूल की कॉपी और एक कटी हुई कॉलर निकली। अब पूरा गांव जमा हो गया था। रामवती, ललिता, शांति सब रो रहे थे। रामदीन गांव से भाग चुका था। उस दिन जब स्कूल के पीछे से रोहित की लाश निकली, गांव एकदम सन्नाटे में आ गया। रामदीन का नाम सुनते ही लोग घरों में घुस गए। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की, लेकिन सबके जवाब एक जैसे थे, हमें कुछ नहीं पता। रामवती मुझे देखकर रो पड़ी और बोली, हम सब जान गए थे, मैडम पर डरते थे, वो आदमी बहुत खतरनाक है। मैंने पूछा, सरपंच कहाँ है? चाची बोली, सरपंच जी का तो घर से निकलना बंद हो गया है। जब से वो बच्चा स्कूल में दिखने लगा था, मैं खुद सरपंच रामपाल जी के घर गई। उनकी बहू ने बताया, बाबूजी बहुत डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि वो छोड़ेगा नहीं। मैं अंदर गई। सरपंच अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था, चेहरा पीला था और आंखें गड्ढों में थीं। मैंने कहा, सरपंच जी, आप जानबूझकर कुछ छिपा रहे हैं। वो कांपती आवाज में बोला, मैडम, उस दिन मैं भी वहां था। पप्पू और रामदीन जब रूपा को मार रहे थे तो रोहित उधर से गुजर रहा था। उसने सब देख लिया। वो डर कर भागने लगा, लेकिन पप्पू ने उसे पकड़ लिया। वो चिल्लाया, मैं पुलिस को बताऊंगा, लेकिन गांव के नाम पर बदनामी ना हो, इसलिए दोनों ने उसे मारकर वहीं दबा दिया। दूसरे दिन मैं रोहित के घर गई। मैं पहले भी आ चुकी थी, फिर भी उसकी मां को बता दिया, मैं सीमा हूं, रोहित की टीचर। वो बिना देखे बोली, मेरा बेटा तो स्कूल में है, हर रात वो मेरी गोद में आता है, कहता है, मम्मी मेरी कॉपी मिल गई क्या? उसने अलमारी से एक पुरानी स्कूल बैग निकाली। बैग में आज भी पानी की बोतल, टिफिन और गणित की अधूरी कॉपी थी। मैं रो पड़ी। वो औरत फिर बोली, वो मुझसे कहता है, मेम ने मुझे देखा है मम्मी। अब कोई सच बोलेगा? गांव में एक बाबा लक्ष्मी हैं जो 80 साल के बूढ़े हैं, जो गांव के हर पुराने राज जानते हैं। मैं उनके पास पहुंची और बाबा को रोहित का मामला बताया। बाबा बोले, बच्ची, जो दिख रहा है वो पूरा नहीं है, ये बदला अभी पूरा नहीं हुआ। ये सब कांड हुआ, उसमें पप्पू और रामदीन के अलावा और कोई था जिसके पीछे ये सब हुआ, और वो है सरपंच का बेटा रमाकांत। और वो आज भी रोज तालाब के पास शराब पीने आता है। मैंने तय किया, मैं खुद जाकर देखूंगी। रात के 11 बजे मैं स्कूल से चुपचाप सीधा तालाब की तरफ निकली। घने अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी में एक आदमी दिखा। वो रमाकांत था। उसके गले में गमछा था, हाथ में बोतल और आंखों में डर था। वो बड़बड़ा रहा था, मैंने नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ मदद की। तभी हवा का एक झोंका आया, पत्तियां हिलने लगी, कुत्ते भौंकने लगे और किसी की चीख गूंजी। तू भी था। रमाकांत ने बोतल फेंकी और तालाब में कूद पड़ा। मैंने दौड़कर देखा, वो तालाब से बाहर आ रहा था, पर उसके गले में कुछ लिपटा था, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। वो चिल्लाया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे रोहित, माफ कर दे। मैं बहुत डर गई और स्कूल में वापस भागती हुई आई और रामवती को जगाया। उसने जाकर कुछ गांव वालों को बताया कि तालाब से रमाकांत की आवाजें आ रही हैं। गांव वाले रमाकांत को ढूंढते हुए तालाब पर आए। तब तक रमाकांत की मौत हो चुकी थी। उसे तालाब से निकाला गया तो उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे, गला घोंटा गया था। बाबा लक्ष्मी बोले, अब आत्मा ने दूसरा हिसाब चुकता किया है। सरपंच ने बेटे की लाश को देखकर अपने सिर को कूट डाला और दुख में भरकर उसने भी तालाब में छलांग लगा दी। उसे निकाल लिया गया, लेकिन वो इकलौते बेटे के गम में पागल हो चुका था। उस दिन जब सरपंच को तालाब से बेसुध निकाला गया तो गांव जैसे किसी बहुत बड़े डर के नीचे दब गया था। सुबह सुबह मेरी खिड़की पर चिड़ियों का चहचहाना तक नहीं सुनाई दिया। मैंने स्कूल जाने की तैयारी की, लेकिन मन अंदर से भारी था, जैसे कुछ कह रहा हो, आज कुछ अलग होगा। स्कूल पहुंची तो गेट पर ही चपरासी खड़ा था। उसने बताया, मैडम, सरपंच के मुंह से रात को सिर्फ एक ही शब्द निकला था, कच्चा कमरा, कच्चा कमरा। मैं चौंकी। कौन सा कमरा? वही जो स्कूल की पिछली बिल्डिंग में है, जिसे अब गोदाम बना दिया गया है। रोहित पहले वहां अकेला ही बैठता था। मैं अकेले उस कमरे की तरफ गई। दरवाजा जंग खाया हुआ था, कांच टूटा था और अंदर दीवारों पर पुराने पोस्टर लटक रहे थे, लेकिन एक कोना बिल्कुल साफ था, जैसे रोज कोई वहां झाड़ू लगाता हो। एक छोटी सी कुर्सी, उस पर गणित की किताब थी जिसमें पिछली बार रोहित ने होमवर्क किया था। मैं आगे बढ़ी, तभी बगल में पड़ी तख्ती अपने आप गिर गई। मैं चौंक कर पीछे हट गई और दीवार पर कुछ लिखा दिखा, मेम, अब रामदीन की बारी है। मेरा कलेजा कांप उठा।
शाम को एक और खबर फैली। रामदीन लौट आया है, लेकिन सबसे पहले वो अपने घर नहीं, सरपंच के घर गया। बातचीत अंदर ही हुई, लेकिन लोगों ने देखा सरपंच ने उसे गले लगाया जैसे कोई सौदा हुआ हो। मैंने तय किया पहले उसकी पत्नी से बात करनी चाहिए। मैं शाम को उनके घर गई। उसका घर गांव के पूरब की तरफ था। दीवारें झुकी हुई थीं और छत से फूंस लटक रहा था। रामदीन की पत्नी शांति घूंघट में आई और धीरे से बोली, मैडम, आप ही रोहित की बात करती हैं ना? मैंने सिर हिलाया तो वो बोली, वो बच्चा हर रात आता है, मेरे कमरे के बाहर चुपचाप खड़ा रहता है, कहता कुछ नहीं, बस देखता रहता है, जैसे मुझसे भी कोई जवाब चाहता हो। उसी रात मैं छत पर सो रही थी। गांव की रातें शांत होती हैं, लेकिन उस दिन कुत्तों ने देर रात जो भौंकना शुरू किया तो वे चुप ही नहीं हुए। मेरी नींद खुल गई तो मैंने छत के कोने में हल्की परछाई देखी। वो छोटी और दुबली थी। मैंने आंखें मसल कर देखा, वो वही लड़का रोहित था। जैसे ही मैंने देखा, वो मुड़ा और दीवार की तरफ इशारा किया, फिर गायब हो गया। मैं दौड़कर नीचे गई। दीवार पर कोयले से लिखा था, तालाब के पास गड्ढे में कोई और भी है। सुबह मैंने गांव के बाबा लक्ष्मी को साथ लिया और सरपंच से मिलने गई। सरपंच अब भी बेसुध था, लेकिन कुछ कुछ बोलने लगा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अकेली रूपा और रोहित नहीं, एक और भी था। दूसरा मरा नहीं था, भाग गया था, लेकिन हमने ढूंढ लिया था। मैं चौंकी। कौन? बाबा बोले, किसी और लड़के की भी हत्या हुई है। सरपंच बोला, मंगलू, जिसने पुलिस को फोन किया था, सरपंच ने ही कहा था। सबूत मिटा दो। मैंने पुलिस को बुलाया, उसे साथ लिया और तालाब के पास खुदाई हुई और वहां से एक और कंकाल निकला। हाथ में पुराना पुलिस का डायल पैड वाला मोबाइल फोन था। यही फोन कभी मंगलू ने इस्तेमाल किया था जब रोहित की हत्या का चश्मदीद बना था। लेकिन कॉल कभी पुलिस तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि रमाकांत ने फोन छीनकर तोड़ दिया था और पूरे गांव में चर्चा थी कि मंगलू दिल्ली नौकरी करने गया है। उसके घर वाले खबर पाकर आए और मंगलू के कंकाल को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। बेचारा सीधा सादा निर्दोष मंगलू इन पिशाचों के हाथों मारा गया। उसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। अब गांव दो हिस्सों में बंटा सा लगने लगा था। एक तरफ वो लोग जो अब भी सरपंच के पक्ष में थे और दूसरी तरफ वो लोग जो अब चुप नहीं रहना चाहते थे। मैं स्कूल आती जाती रही, लेकिन अब हर किसी की नजरें मुझ पर थीं, जैसे मैं कुछ ऐसा जान गई थी जो जानना जुर्म हो। रामदीन गायब था। सरपंच को पुलिस ले गई थी, लेकिन सरपंच अब और खतरनाक हो गया था। बाहर से शांत, लेकिन भीतर से जैसे भट्टी हो। रामवती और बगल की दीदी अब मेरी मदद करने लगी थी। उसने अलमारी से एक पुरानी स्कूल बैग निकाली। बैग में आज भी पानी की बोतल, टिफिन और गणित की अधूरी कॉपी थी। मैं रो पड़ी। वो औरत फिर बोली, वो मुझसे कहता है, मेम ने मुझे देखा है मम्मी। अब कोई सच बोलेगा? गांव में एक बाबा लक्ष्मी हैं जो 80 साल के बूढ़े हैं, जो गांव के हर पुराने राज जानते हैं। मैं उनके पास पहुंची और बाबा को रोहित का मामला बताया। बाबा बोले, बच्ची, जो दिख रहा है वो पूरा नहीं है। ये बदला अभी पूरा नहीं हुआ। ये सब कांड हुआ, उसमें पप्पू और रामदीन के अलावा और कोई था जिसके पीछे ये सब हुआ, और वो है सरपंच का बेटा रमाकांत। और वो आज भी रोज तालाब के पास शराब पीने आता है। मैंने तय किया, मैं खुद जाकर देखूंगी। रात के 11 बजे मैं स्कूल से चुपचाप सीधा तालाब की तरफ निकली। घने अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी में एक आदमी दिखा। वो रमाकांत था। उसके गले में गमछा था, हाथ में बोतल और आंखों में डर था। वो बड़बड़ा रहा था, मैंने नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ मदद की। तभी हवा का एक झोंका आया, पत्तियां हिलने लगी, कुत्ते भौंकने लगे और किसी की चीख गूंजी। तू भी था। रमाकांत ने बोतल फेंकी और तालाब में कूद पड़ा। मैंने दौड़कर देखा, वो तालाब से बाहर आ रहा था, पर उसके गले में कुछ लिपटा था, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। वो चिल्लाया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे रोहित, माफ कर दे। मैं बहुत डर गई और स्कूल में वापस भागती हुई आई और रामवती को जगाया। उसने जाकर कुछ गांव वालों को बताया कि तालाब से रमाकांत की आवाजें आ रही हैं। गांव वाले रमाकांत को ढूंढते हुए तालाब पर आए। तब तक रमाकांत की मौत हो चुकी थी। उसे तालाब से निकाला गया तो उसके शरीर पर खरोंच के निशान थे, गला घोंटा गया था। बाबा लक्ष्मी बोले, अब आत्मा ने दूसरा हिसाब चुकता किया है। सरपंच ने बेटे की लाश को देखकर अपने सिर को कूट डाला
और दुख में भरकर उसने भी तालाब में छलांग लगा दी। उसे निकाल लिया गया, लेकिन वो इकलौते बेटे के गम में पागल हो चुका था। उस दिन जब सरपंच को तालाब से बेसुध निकाला गया तो गांव जैसे किसी बहुत बड़े डर के नीचे दब गया था। सुबह सुबह मेरी खिड़की पर चिड़ियों का चहचहाना तक नहीं सुनाई दिया। मैंने स्कूल जाने की तैयारी की, लेकिन मन अंदर से भारी था, जैसे कुछ कह रहा हो, आज कुछ अलग होगा। स्कूल पहुंची तो गेट पर ही चपरासी खड़ा था। उसने बताया, मैडम, सरपंच के मुंह से रात को सिर्फ एक ही शब्द निकला था, कच्चा कमरा, कच्चा कमरा। मैं चौंकी। कौन सा कमरा? वही जो स्कूल की पिछली बिल्डिंग में है, जिसे अब गोदाम बना दिया गया है। रोहित पहले वहां अकेला ही बैठता था। मैं अकेले उस कमरे की तरफ गई। दरवाजा जंग खाया हुआ था, कांच टूटा था और अंदर दीवारों पर पुराने पोस्टर लटक रहे थे, लेकिन एक कोना बिल्कुल साफ था, जैसे रोज कोई वहां झाड़ू लगाता हो। एक छोटी सी कुर्सी, उस पर गणित की किताब थी जिसमें पिछली बार रोहित ने होमवर्क किया था। मैं आगे बढ़ी, तभी बगल में पड़ी तख्ती अपने आप गिर गई। मैं चौंक कर पीछे हट गई और दीवार पर कुछ लिखा दिखा। मैम, अब रामदीन की बारी है। मेरा कलेजा कांप उठा। शाम को एक और खबर फैली, रामदीन लौट आया है, लेकिन सबसे पहले वो अपने घर नहीं, सरपंच के घर गया। बातचीत अंदर ही हुई, लेकिन लोगों ने देखा सरपंच ने उसे गले लगाया, जैसे कोई सौदा हुआ हो। मैंने तय किया, पहले उसकी पत्नी से बात करनी चाहिए। मैं शाम को उनके घर गई। उसका घर गांव के पूरब की तरफ था। दीवारें झुकी हुई थीं और छत से फूंस लटक रहा था। रामदीन की पत्नी शांति घूंघट में आई और धीरे से बोली, मैडम, आप ही रोहित की बात करती हैं ना? मैंने सिर हिलाया तो वो बोली, वो बच्चा हर रात आता है, मेरे कमरे के बाहर चुपचाप खड़ा रहता है, कहता कुछ नहीं, बस देखता रहता है, जैसे मुझसे भी कोई जवाब चाहता हो। उसी रात मैं छत पर सो रही थी। गांव की रातें शांत होती हैं, लेकिन उस दिन कुत्तों ने देर रात जो भौंकना शुरू किया तो वे चुप ही नहीं हुए। मेरी नींद खुल गई तो मैंने छत के कोने में हल्की परछाई देखी। वो छोटी और दुबली थी। मैंने आंखें मसल कर देखा, वो वही लड़का रोहित था। जैसे ही मैंने देखा, वो मुड़ा और दीवार की तरफ इशारा किया, फिर गायब हो गया। मैं दौड़कर नीचे गई। दीवार पर कोयले से लिखा था, तालाब के पास गड्ढे में कोई और भी है। सुबह मैंने गांव के बाबा लक्ष्मी को साथ लिया और सरपंच से मिलने गई। सरपंच अब भी बेसुध था, लेकिन कुछ कुछ बोलने लगा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अकेली रूपा और रोहित नहीं, एक और भी था, दूसरा मरा नहीं था, भाग गया था, लेकिन हमने ढूंढ लिया था। मैं चौंकी। कौन? बाबा बोले, किसी और लड़के की भी हत्या हुई है। सरपंच बोला, मंगलू, जिसने पुलिस को फोन किया था, सरपंच ने ही कहा था। सबूत मिटा दो। मैंने पुलिस को बुलाया, उसे साथ लिया और तालाब के पास खुदाई हुई और वहां से एक और कंकाल निकला। हाथ में पुराना पुलिस का डायल पैड वाला मोबाइल फोन था। यही फोन कभी मंगलू ने इस्तेमाल किया था जब रोहित की हत्या का चश्मदीद बना था, लेकिन कॉल कभी पुलिस तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि रमाकांत ने फोन छीनकर तोड़ दिया था और पूरे गांव में चर्चा थे कि मंगलू दिल्ली नौकरी करने गया है। उसके घर वाले खबर पाकर आए और मंगलू के कंकाल को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। बेचारा सीधा सादा निर्दोष मंगलू इन पिशाचों के हाथों मारा गया। उसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। अब गांव दो हिस्सों में बंटा सा लगने लगा था। एक तरफ वो लोग जो अब भी सरपंच के पक्ष में थे और दूसरी तरफ वो लोग जो अब चुप नहीं रहना चाहते थे। मैं स्कूल आती जाती रही, लेकिन अब हर किसी की नजरें मुझ पर थीं, जैसे मैं कुछ ऐसा जान गई थी जो जानना जुर्म हो। रामदीन गायब था, सरपंच को पुलिस ले गई थी, लेकिन सरपंच अब और खतरनाक हो गया था। बाहर से शांत, लेकिन भीतर से जैसे भट्टी हो। रामवती और बगल की दीदी अब मेरी मदद करने लगी थी। उन्होंने एक दिन कहा, बिटिया, उस बच्चे की आत्मा अब यही है, जो भी बुरा करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। मैंने पूछा, चाची, आपको कैसे पता? वो बोली, उस दिन जब रमाकांत की मौत हुई थी, उसी रात मेरे आंगन में किसी ने आवाज दी थी, दादी, पानी दे दो। मैंने देखा कि उनके आंगन के कोने में अब भी कोई पानी से भरा कटोरा रखा था। स्कूल में एक नया शिक्षक आया था, प्रवीण सर। वो काफी शांत और थोड़ा झेंपुक किस्म का लड़का था। सीधे आकर बोला, मैम, आप ही सीमा मैम है ना? आपके बारे में बहुत सुना है। गांव में कहा जा रहा है कि आप भूत प्रेत से लड़ रही हैं। मैं मुस्कुरा दी। नहीं सर, मैं बस सच ढूंढ रही हूं।
इसी दौरान मैंने महसूस किया कि अब मैं रात को जो सपना देखती हूँ वो सुबह कहीं ना कहीं घट चुका होता है। एक रात मैंने देखा सरपंच अकेले में बैठा है और कोई उसके सामने रो रहा है, और खबर आई कि सरपंच के पुराने नौकर की लाश कुएं से मिली और उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। पुलिस ने मौत को फिसल कर गिरना कहा, लेकिन गांव में सब जान गए थे कि अब बदला शुरू हो गया है। एक दिन स्कूल के बाहर सरपंच मिला। वो बोला, बहुत बड़ा तमाशा कर लिया आपने। मैडम, मैंने कहा, तमाशा या फिर सच? वो आगे झुका और धमकाने वाले अंदाज में बोला, सच को अगर उखाड़ा जाएगा तो बहुत कुछ साथ में बह जाएगा, संभल कर चलिए। उसकी आंखों में डर था, घबराहट थी। एक रात अचानक मेरी खिड़की पर हल्की खटखट की आवाज हुई। मैं चौंकी कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने झांक कर देखा, वो रामदीन था। वो हांफता हुआ और घबराया हुआ खड़ा था। मैंने दरवाजा खोला और वो अंदर आया और सीधे पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, मैडम मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं सब पर मैं डर गया था। मैंने कुछ नहीं किया, बस देखा था। मैंने कहा, तो अब सच बता दो, तुमने रूपा को तो मारा था ना? वो सिर झुकाकर बोला, हाँ, उस दिन रोहित स्कूल में अकेला रह गया था। हम लोग मैदान में थे। रमाकांत और पिंटू ने रूपा के साथ बहुत बुरा किया था, ऐसा जो एक इंसान भी दूसरे के साथ ना करे। फिर मैंने और पप्पू ने उसके साथ और भी ज्यादा निर्दयी सलूक किया। उस कमरे में जो हुआ वो ना तो इंसानियत थी, ना ही किसी प्रकार की नीच हरकत, बल्कि वो तो एक क्रूर व्यवहार था जिसके चलते हम सब ने मिलकर उसकी सांसें छीन ली। तभी रोहित ने देख लिया, वो भागा, लेकिन उसे पप्पू ने पकड़ लिया। अचानक भी सरपंच भी वहीं आ गया था। उसे इन लोगों ने उल्टी सीधी बात बता दी कि रोहित गलियां दे रहा है। वो गुस्से में बोला, इसकी जुबान काट दो। उन्होंने उसका गला दबाया और जब वो तड़प रहा था तो मिट्टी का गड्ढा खोदा और वहीं दबा दिया। लेकिन जब हमने मिट्टी डाली, उसके पैर हिल रहे थे। वो मरा नहीं था। मंगलू ने दूर से ये कांड देख लिया तो वो पुलिस को फोन करने लगा, तो उसे भी रमाकांत और पप्पू ने मारकर वहीं गड़ा दिया। मैं वहां से भाग गया, लेकिन पप्पू की मौत से मैं डर गया। रामदीन बोला, मैडम, उसके हाथ में एक लाल धागा था, स्कूल के पूजा वाले पेड़ से बांधता था। शायद अब भी वही हो। मैं रामदीन के साथ स्कूल के पुराने पीपल के पेड़ के पास गई। वहां मिट्टी में कुछ झांक रहा था। खोदा तो एक टूटी चप्पल और लाल धागा मिला। सिर्फ इतना ही काफी था। मैंने रामदीन से पूछा, ये बताओ तुम मेरे पास क्या करने आए हो? तो रामदीन ने कहा, मैडम, मुझे आप ही उससे बचा सकती हो। उसके कहर से कोई और नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं जानता हूं आपका उसने अभी तक कोई नुकसान नहीं किया। जबकि ये स्कूल भूतिया था। ये स्कूल ही उसका घर है। वो स्कूल से लेकर तालाब तक ही घूमता रहता है। दुनिया जानती है कि इस डर के मारे स्कूल भी नहीं चला और यहां कोई मास्टर भी नहीं टिका। पूरे गांव की नजरें आप पर टिकी थी कि ये मैडम भी 2 दिन में भाग जाएंगी, लेकिन आपने तो स्कूल ही चला दिया। अभी वो ये बातें कर ही रहा था कि उसकी एक जोरदार चीख की आवाज आई और मैंने फटी फटी आंखों से देखा कि वो ऊपर उठता जा रहा है और ऊपर जाकर पीपल की मोटी डाल से उसका गमछा उसके गले में कसता जा रहा है। उसके मुंह से गूं गूं की आवाज आ रही है। मैं मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उतनी रात में रामवती और जमुना काकी ही आ पाई। उन्होंने गांव से लोगों को बुलाया, लेकिन अब रामदीन जिंदा नहीं बचा था। गांव के लोगों ने पुलिस बुलाई और उसने जांच में आत्महत्या बता दिया। पुलिस ने रोहित कब मामले को फिर खोला। रोहित की आत्मा अब गांव में हर जगह नहीं, बल्कि उनके आसपास दिखने लगी, जो सच्चाई से भाग रहा था। रमाकांत का दोस्त पिंटू घर में अकेला था। उसी रात उसकी मां चिल्लाते हुए दौड़ी, मेरा बेटा दीवार से टकरा रहा है, कोई उसे पकड़कर घसीट रहा है। जब तक सब लोग जमा हुए तब तक पिंटू की हालत देखने लायक नहीं रही थी। उसके चेहरे के परखच्चे उड़ गए थे और पिंटू की मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर भी वही नुकीले उंगलियों के छोटे निशान थे। यहां भी कुछ सिद्ध नहीं हो पाया। तेज बुखार में ब्रेन हैमरेज दिखाया गया। अब सरपंच को मुझे बदला लेना था। सारे हत्यारे अपने अंजाम को पहुंच गए, लेकिन वे लोग इसका जिम्मेदार मुझे समझ रहे थे। अगले दिन दोपहर में पंचायत भवन में एक मीटिंग बुलाई गई। सरपंच ने सामने आकर कहा कि गांव की बहनों बेटियों को खतरा है। ये स्कूल अब भूतों का अड्डा बन गया है और इसकी जड़ ये मैडम है। ये या तो तंत्रिक हैं या डायन। इस स्कूल को बंद किया जाए या मैडम को हटाया जाए। मैं उसकी बात सुनकर कांप गई। उसके इरादे खतरनाक थे। वो मुझे भीड़ के हाथों खत्म करवाने का इरादा रखता था। मैं चुपचाप डरी हुई खड़ी थी। तभी एक आदमी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा,
जो मरे हुए बच्चों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते, वो जिंदा बच्चों की पढ़ाई कैसे रोक सकते हैं? सरपंच की आंखें गुस्से से भर गईं। अगले ही दिन सरपंच ने एक बाबा अखंडानंद को बुलाया। उनके लंबे बाल थे, माथे पर भस्म थी और पीछे 2-3 चेले थे। बाबा ने गांव की चौपाल पर मंच बनवाया और कहा, यहां कोई आत्मा नहीं है, ये सब सीमा मैडम का फैलाया हुआ भूतिया मायाजाल है। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। अब गांव वाले 2 हिस्सों में बंट गए। अर्जुन, वही नन्हा लड़का, अगले दिन स्कूल आया। उसने मुझसे कहा, मैडम, उस रात जब शोर हुआ था, मैं घर की छत पर सो रहा था। मैंने देखा था रमाकांत और उसका दोस्त किसी को स्कूल के पीछे घसीट कर ले जा रहे थे। मैं चौंक पड़ी। मैंने उससे कहा, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? वो बोला, मम्मी ने कहा चुप रहूं क्योंकि वो लोग बड़े आदमी हैं। बाबा अखंडानंद ने गांव में तामझाम शुरू किया। पीपल के पेड़ के पास हवन हुआ, शंख बजे और उन्होंने एक प्रेत पकड़ने की रस्म की। लेकिन उसी वक्त हवन कुंड में आग की लपटें अजीब ढंग से उठी और बाबा की दाढ़ी में आग लग गई। गांव के लोग वहां से भागे और बाबा ने चिल्लाकर कहा, यह प्रेत नहीं, कोई बहुत बड़ा दोष है। मैं इसे नहीं रोक सकता, मुझे अपनी जान नहीं देनी है। इस बात को सुनकर सरपंच का चेहरा सफेद पड़ गया। अब सरपंच की कोई चाल नहीं चलनी थी। पूरे गांव के लोग उसकी चाल को समझ गए थे। रात में मैंने सपने में रोहित को देखा। वो कह रहा था, मैं अपना बदला ले सकता था, लेकिन स्कूल भूतिया कहलाता। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मैं खूब पढ़ूं, लेकिन मुझे मार दिया गया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। अपने इस स्कूल को सच्चे दिल से संवारा सुधारा जो किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं अपनी आत्मा से इस स्कूल से जुड़ा हूं। कोई आपको सताएगा या स्कूल को नुकसान पहुंचाएगा तो फिर उसका बुरा हाल होगा। अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वो धीरे धीरे दूर चला गया और फिर आंखों से ओझल हो गया। मेरी आंखें खुल गईं और मैं बैठकर उसके बारे में सोचने लगी। सवेरे फिर मैं स्कूल गई। आज स्कूल में बहुत सारे एडमिशन हुए। मैंने एक काम और किया। स्कूल के छोटे मोटे काम के लिए वेतन पर मंगलू के माता पिता को स्कूल में लगवा दिया और रोहित की मां को अपने पास ले आई। उनका इलाज कराया। वो आज भी मेरे साथ हंसी खुशी रहती हैं। 1 साल के बाद स्कूल की इतनी प्रोग्रेस हुई कि जिला में मेरा स्कूल बेस्ट चुना गया। मुझे पूरे गांव का असीम प्यार मिला। आज भी मैं जब उस दौर को याद करती हूं तो आंखें भर आती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।